मूवी की शुरुआत रूस के एक खतरनाक जेल से होती है, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। रूसी सैनिक एक खतरनाक कैदी क्रेवन को जेल में लाते हैं और उसे एक सेल में बंद कर देते हैं। उसी सेल में पहले से एक रूसी कैदी मौजूद होता है, जो क्रेवन को देखकर कहता है कि उसे अपने सेल में किसी और का आना पसंद नहीं है। लेकिन क्रेवन जवाब देता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह यहाँ सिर्फ 3 दिन ही रहेगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्रेवन असल में जेल में किसी की तलाश में आया है। वह साइमन नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है, जो जानवरों का शिकार करवाने के लिए बदनाम है। अगले दिन क्रेवन जेल के अंदर साइमन को ढूंढता है और जैसे ही उसे पाता है, बिना किसी देरी के उसे मार देता है। क्रेवन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे जानवरों का शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं है और वह उन लोगों को सज़ा देना चाहता है जो ऐसा करते हैं। जैसे ही क्रेवन साइमन को मारता है, पुलिस को इसकी खबर लग जाती है। कई पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन क्रेवन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और आसानी से सभी को हराकर जेल से बाहर भाग जाता है। वह जेल से काफ़ी दूर निकल जाता है, जहां उसका एक प्लेन पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है। इस प्लेन के अंदर उसकी एक दोस्त भी मौजूद होती है। बिना समय गंवाए क्रेवन प्लेन में चढ़ता है और जल्दी से उड़कर वहां से निकल जाता है। रशियन जेल के सैनिक क्रेवन की तलाश करते हुए बर्फ में एक मरे हुए आदमी की लाश पाते हैं। जब वे इसकी जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह वही कैदी है जिसे वे जेल में लाने वाले थे। असल में क्रेवन ने इस कैदी को मारकर उसकी जगह ले ली थी, ताकि वह जेल के अंदर घुस सके और साइमन नाम के कैदी को मार सके, जो जानवरों का शिकार करवाता था। इसके बाद कहानी 16 साल पुराने अतीत में चली जाती है, जहां हम क्रेवन को एक छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं। उसका असली नाम सर्गेई क्रेविनॉफ होता है और उसके साथ उसका छोटा भाई डिमिट्री भी होता है। वे दोनों स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल के समय पर अचानक उनके पिता निकोलाई क्रेविनॉफ उन्हें लेने आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि निकोलाई क्रेविनॉफ बहुत ही निर्दयी इंसान है। उसे कमज़ोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते और वह खुद को बहुत ताकतवर मानता है। उसका काम जानवरों का शिकार करना और उन्हें बेचना होता है, जिससे उसने बहुत पैसा कमाया है। इसके अलावा निकोलाई को खुद भी जानवरों का शिकार करना बहुत पसंद है। इसी वजह से वह अपने बेटों को भी ताकतवर और बेरहम बनाना चाहता है, ताकि वे भी उसी की तरह बन सकें। निकोलाई अपने दोनों बेटों से कहता है कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वह नहीं चाहता कि वे उसकी मौत पर रोएं। उसके हिसाब से उनकी माँ एक कमज़ोर इंसान थी और उसकी कमज़ोरी की वजह से ही उसकी मौत हुई है। लेकिन असलियत में निकोलाई ही अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार था। उसने अपनी पत्नी पर बहुत अत्याचार किए थे, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। अब वर्तमान समय में निकोलाई अपने बेटों से कहता है कि वे अपनी माँ की मौत को भूल जाएं। साथ ही वह उन्हें अफ्रीका के जंगलों में ले जाना चाहता है, ताकि वे उसके साथ मिलकर एक शेर का शिकार कर सकें। निकोलाई को लगता है कि ऐसा करने से उसके दोनों बेटे और ताकतवर बन जाएंगे और उनमें डर खत्म हो जाएगा। इसके बाद निकोलाई अपने दोनों बेटों को लेकर सीधे अफ्रीका निकल जाता है, ताकि वे शेर का शिकार कर सकें। इसके बाद सीन बदलता है और हम अफ्रीका के तंजानिया देश को देखते हैं। तंजानिया में हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम कैलिप्सो है। इस समय वह अपनी नानी के साथ होती है। हमें पता चलता है कि कैलिप्सो की नानी एक टैरो कार्ड रीडर, भविष्य बताने वाली है, और उसे अफ्रीका के जंगलों की जड़ी बूटियों और औषधियों की गहरी समझ है। कैलिप्सो की नानी उसे एक छोटी शीशी देती है और कहती है कि इस शीशी में एक खास नुस्खा है। यह नुस्खा सिर्फ उनके परिवार के लोग ही बना सकते हैं और यह उनके खानदान का एक बड़ा राज है। कैलिप्सो हैरानी से अपनी नानी से पूछती है, इस शीशी में ऐसा क्या खास है? कैलिप्सो की नानी उसे बताती है कि इस नुस्खे में खास ताकत है, जो किसी के भी जख्म को पल भर में ठीक कर सकती है, यहाँ तक कि मरते हुए इंसान को भी बचा सकती है। नानी कैलिप्सो को वह शीशी देते हुए समझाती है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ तब करना जब बहुत ज़रूरत हो। दूसरी ओर
निकोलाई क्रेविनॉफ अपनी टीम और दोनों बेटों को लेकर अफ्रीका के जंगलों में पहुंचता है। वह अपने बेटों को बताता है कि वे आज एक बेहद खतरनाक शेर का शिकार करने आए हैं। यह शेर न केवल आकार में बड़ा और ताकतवर है, बल्कि अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है और कोई शिकारी इसे नहीं हरा पाया है। निकोलाई अपने बेटों को बताता है कि जिस खतरनाक शेर का वे शिकार करने आए हैं, उसका नाम जार है। वह कहता है कि जब तक वे जार का शिकार नहीं कर लेते, तब तक वे यहाँ से नहीं जाएंगे। इसी दौरान जब निकोलाई और उसके आदमी जंगल में जार को ढूंढ रहे होते हैं, तभी वहाँ अलेक्सेई नाम का एक शिकारी आता है। अलेक्सी निकोलाई से कहता है कि उसने उसकी बहादुरी के बारे में बहुत कुछ सुना है और चाहता है कि वे दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाएं। लेकिन निकोलाई उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है। वह अलेक्सी से कहता है कि वह बहुत कमज़ोर है और वह किसी कमज़ोर इंसान के साथ कोई भी डील नहीं करता। यह सुनकर अलेक्सी गुस्से में भर जाता है और अंदर ही अंदर निकोलाई से नफरत करने लगता है। इसी दौरान निकोलाई के दोनों बेटे सर्गेई और डिमिट्री उनसे काफ़ी दूर चले जाते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि वे अपने पिता से बहुत दूर हो चुके हैं, तो वे उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी उनके सामने जार आ जाता है, वही खतरनाक शेर जिसका शिकार करने वे यहाँ आए थे। जार को देखकर सर्गेई जल्दी से अपने छोटे भाई डिमिट्री को पीछे कर देता है और खुद बंदूक तान लेता है। लेकिन सर्गेई के मन में जानवरों के लिए दया होती है, इसलिए वह शेर पर गोली नहीं चलाता और अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। मगर जार एक बेहद खूंखार शेर था, इसलिए वह अचानक सर्गेई पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। सर्गेई की चीख पुकार सुनकर निकोलाई और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। निकोलाई तुरंत अपनी बंदूक से जार पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन उन गोलियों का शेर पर कोई असर नहीं होता। जार अपने तेज जबड़ों से सर्गेई को पकड़कर घसीटते हुए दूर ले जाता है। लेकिन उसी समय कलिप्सो अपने माता पिता के साथ कार में सफ़र कर रही होती है और रास्ते में यह भयानक दृश्य देख लेती है। वह तुरंत गाड़ी रोककर सर्गेई की मदद के लिए आगे बढ़ती है। जब वह पास पहुंचती है तो देखती है कि जार ने सर्गेई को बुरी तरह से घायल कर दिया है। लेकिन जैसे ही कलिप्सो वहां आती है, जार अचानक उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद कलिप्सो जल्दी से अपनी नानी का दिया हुआ जादुई नुस्खा निकालती है और घायल सर्गेई को पिला देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जार के वहां से जाने से पहले हम देखते हैं कि उसकी बॉडी का एक बूंद खून सर्गेई के शरीर में चला जाता है। इसी बीच जैसे ही कलिप्सो उसे अपनी नानी का दिया हुआ नुस्खा पिलाती है, वह नुस्खा सर्गेई के शरीर में जार के खून से मिल जाता है। इस वजह से सर्गेई के अंदर जानवरों जैसी ताकत आ जाती है। हालांकि इसके बाद कैलिप्सो निकोलाई को हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल पहुंचा देती है। अस्पताल में डॉक्टर जब सर्गेई की जांच करते हैं तो उन्हें लगता है कि वह मर चुका है। लेकिन तभी नुस्खे का चमत्कार होता है। अचानक सर्गेई के शरीर के सारे जख्म खुद ब खुद भरने लगते हैं और वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद निकोलाई अपने बेटे को घर लेकर आता है। घर पहुंचने पर निकोलाई सर्गेई को एक दीवार दिखाता है, जहां उसने एक शेर का सिर काटकर टांग रखा था। जब सर्गेई उस शेर के कटे हुए सिर को देखता है तो निकोलाई उसे बताता है कि यह वही जार है जिसने तुम पर हमला किया था। फिर गर्व से वह कहता है, इस शेर ने मेरे बेटे पर हमला किया था, इसलिए मैंने इसे मारकर इसकी यह हालत कर दी। निकोलाई सर्गेई से कहता है कि अब वह अपनी पढ़ाई छोड़ दे और शिकार सीखना शुरू करे। वह चाहता है कि सर्गेई उसका पूरा बिजनेस समझे, क्योंकि आगे चलकर उसे यह सब संभालना होगा। लेकिन अपने पिता की ये बातें सुनकर और शेर का कटा हुआ सिर देखकर सर्गेई को बहुत गुस्सा आता है। उसे न अपने पिता का बिजनेस पसंद था और न ही जानवरों का बेवजह शिकार करना। इसलिए वह फैसला करता है कि वह अपने घर से भाग जाएगा। जैसे ही रात होती है, सर्गेई अपना बैग पैक करता है और चुपचाप घर से निकल जाता है। वह सीधा रूस चला जाता है, क्योंकि उसकी माँ रूसी थी और वहाँ उनके परिवार के कई जंगल थे। वह अपनी माँ के जंगलों में पहुँचता है और वहाँ एक कांच के घर, ग्लास हाउस
में रहने लगता है। यह वही जगह थी जहां बचपन में वह अपनी माँ के साथ खेला करता था। सेर्गेई जंगल में रहना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वहाँ के तौर तरीके सीखने लगता है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, उसकी वजह से उसे खास शक्तियाँ मिल गई थीं। अब वह बहुत ऊंची छलांग लगा सकता था, आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकता था, बहुत दूर की चीज़ें सुन और देख सकता था, और उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए वह किसी को भी आसानी से हरा सकता था। जंगल में रहते हुए एक दिन सर्गेई देखता है कि कुछ शिकारी वहां आकर जानवरों का शिकार कर रहे हैं। जानवरों को मरते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वह उन शिकारियों के पास जाता है और उन्हें ख़त्म कर देता है ताकि वे आगे से जानवरों को नुकसान न पहुंचा सकें। इसके बाद सर्गेई जंगल में ही रहने लगता है और वहाँ के जानवरों की रक्षा के लिए सभी शिकारियों को रोकता है। यहीं पर वह अपना नया नाम रखता है, क्रेवन। अब कहानी ख़त्म होती है और कहानी सीधा वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। अब हम देखते हैं कि सर्गेई, जो अब क्रेवन बन चुका है, अपने शीशे वाले घर में पहुंच चुका है। इसी समय क्रेवन जंगल में अजीब आवाज़ें सुनता है, कई गाड़ियों और बंदूकों की आवाज़ें। जब वह उस जगह पर जाता है तो देखता है कि कई शिकारी जंगल से जानवरों को पकड़कर ले जा रहे हैं। यह देखकर क्रेवन को बहुत गुस्सा आता है और वह उन सभी शिकारियों को ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रेवन के पास एक किताब होती है। इस किताब में उसने कई लोगों के नाम लिख रखे होते हैं। ये सभी लोग उसके पिता जैसे ही शिकारी हैं जो जानवरों का शिकार करते हैं। क्रेवन का एक ही मकसद होता है, इन सभी शिकारियों को ख़त्म करना। इस किताब में 100 से भी ज़्यादा लोगों के नाम लिखे होते हैं और क्रेवन एक एक करके सभी को मार रहा है। यही वजह थी कि फिल्म की शुरुआत में उसने रशियन जेल में जाकर साइमन को मारा था, क्योंकि साइमन का नाम भी उसकी किताब में था। क्रेवन कलिप्सो को ढूंढता है और उससे मिलने जाता है, लेकिन जब वह कलिप्सो के सामने आता है तो वह उसे पहचान नहीं पाती। तभी क्रेवन उसे एक कार्ड दिखाता है और कहता है कि यह वही कार्ड है जो तुम मेरे पास भूल गई थी। असल में यह कार्ड कलिप्सो को उसकी नानी ने दिया था और इसे देखकर उसे याद आ जाता है कि उसके सामने खड़ा इंसान वही सर्गेई है जिसकी उसने बचपन में जान बचाई थी। इसके बाद क्रेवन कलिप्सो को बताता है कि उसे जानवरों का शिकार करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इसलिए उसने एक लिस्ट बनाई है जिसमें उन सभी लोगों के नाम हैं जो निर्दयता से जानवरों का शिकार करते हैं और फिर उनकी खाल, दांत, नाखून और शरीर के दूसरे हिस्सों को बेचकर पैसा कमाते हैं। क्रेवन का मकसद इन सभी को ख़त्म करना है ताकि जानवरों का शिकार रोका जा सके। कलिप्सो यह सुनकर क्रेवन से पूछती है कि वह उसकी कैसे मदद कर सकती है। इस पर क्रेवन कहता है कि वह एक लॉयर, वकील है और जिस लॉ फर्म में वह काम करती है उसमें इन शिकारियों के क्लाइंट्स की जानकारी मौजूद होगी। इसलिए वह क्रेवन को उन शिकारियों के पते और बाकी जानकारी दे सकती है ताकि वह उन सभी को ढूंढकर ख़त्म कर सके। कलिप्सो क्रेवन की बात मान जाती है और दोनों एक डील कर लेते हैं। इसके बाद कहानी बदलती है और हमें एलेक्सी दिखाई देता है। एलेक्सी वही इंसान है जो कई साल पहले निकोलाई क्राविनोफ से मिलने गया था और उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता था, लेकिन निकोलाई ने उसे कमज़ोर कहकर अपमानित किया और भगा दिया। असल में एलेक्सी भी एक शिकारी था जो जानवरों का शिकार करके उनका व्यापार करता था। वह निकोलाई के साथ काम करना चाहता था, लेकिन जब निकोलाई ने उसकी बेइज्जती की तो उसे बहुत गुस्सा आया। इस अपमान से बदला लेने के लिए एलेक्सी डॉक्टर माइल्स नाम के एक वैज्ञानिक से मिला जिसने उस पर एक खास प्रयोग किया। इस प्रयोग की वजह से एलेक्सी राइनो में बदल सकता था। हालांकि राइनो बनना उसके लिए आसान नहीं था। उसके पास एक खास बैग था जिसमें एक गैस या लिक्विड भरी होती थी। वह इसे एक पाइप के जरिए अपनी बॉडी में डालता था। जब तक यह पाइप उसकी बॉडी से जुड़ा रहता था तब तक वह इंसान रहता था, लेकिन जैसे ही वह पाइप हटाता था वह राइनो में बदल जाता था। हालांकि राइनो बनने पर उसकी बॉडी में बहुत दर्द होता था, इसलिए वह तभी राइनो बनता था जब उसे ज़रूरत होती थी।
एलेक्सी का एक खास आदमी उसे बताता है कि क्रेवन द हंटर नाम का एक आदमी बहुत फेमस हो रहा है। यह क्रेवन उन सभी लोगों को मार रहा है जो जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए उसके आदमी उसे चेतावनी देते हैं कि क्रेवन उनके लिए भी खतरा बन सकता है। राइनो यह सुनकर फैसला करता है कि इससे पहले कि क्रेवन उसे मारे, वह खुद क्रेवन को खत्म कर देगा। क्रेवन को मारने के लिए राइनो एक खतरनाक आदमी को बुलाता है जिसका नाम फॉरेनर होता है। फॉरेनर एक ऐसा इंसान है जो बेहद तेजी से मूव कर सकता है और किसी की भी आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज कर सकता है। अब राइनो और फॉरेनर मिलकर क्रेवन को मारने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद कहानी क्रेवन की तरफ बढ़ती है। क्रेवन को उसके छोटे भाई डिमिट्री का फोन आता है जो उसे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाता है। डिमिट्री कहता है कि उसका जन्मदिन है, इसलिए क्रेवन को ज़रूर आना चाहिए। क्रेवन अपने छोटे भाई से मिलने के लिए पार्टी में जाता है। वहीं उनके पिता निकोलाई क्राविनॉफ भी मौजूद होते हैं। हम देखते हैं कि क्रेवन हमेशा अपने छोटे भाई से मिलने आता है, लेकिन उसे अभी भी अपने पिता से मिलना पसंद नहीं है। दूसरी तरफ निकोलाई बार बार क्रेवन से कहता है कि वह घर वापस आकर उनके साथ रहे, लेकिन क्रेवन इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होता। क्रेवन और निकोलाई डिमिट्री के बर्थडे पार्टी को अच्छे से एंजॉय करते हैं और फिर रात में सब सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह क्रेवन उठता है तो वह देखता है कि उसका छोटा भाई डिमिट्री उसके कमरे में नहीं है। परेशान होकर वह जल्दी से बिल्डिंग के नीचे झांकता है और देखता है कि कुछ गुंडे डिमिट्री को गाड़ी में डालकर ले जा रहे हैं। यह देखकर क्रेवन तुरंत उनकी गाड़ी का पीछा करता है और उन पर हमला करके अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद गुंडे गाड़ी से निकलकर एक हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और डिमिट्री को लेकर वहां से भाग जाते हैं। क्रेवन चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाता। यह सब देखकर क्रेवन को बहुत गुस्सा आता है और वह सीधा कलिप्सो के पास जाता है। वह कलिप्सो को उन गुंडों की जानकारी देता है और उससे कहता है कि किसी भी तरह उन लोगों का पता लगाए। कलिप्सो भी तुरंत उन गुंडों की खोजबीन शुरू कर देती है। इसके बाद क्रेवन अपने घर जाता है ताकि वह अपने पिता निकोलाई को इस बारे में बता सके। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पिता को पहले से ही इस बारे में पता चल चुका है। डिमिट्री को किडनैप करने वालों ने निकोलाई को फ़ोन करके $20 मिलियन की फिरौती मांगी है। इतना ही नहीं, उन गुंडों ने क्रेवन और निकोलाई को डराने के लिए डिमिट्री की एक उंगली काटकर भेज दी है। क्रेवन अपने पिता से कहता है कि वह बहुत अमीर हैं, इसलिए उन्हें बस $20 मिलियन देकर डिमिट्री को छुड़ा लेना चाहिए। लेकिन निकोलाई यह बात मानने से इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं कि यह पैसों की बात नहीं है, बल्कि उनकी इज्जत और ताकत का सवाल है। अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो लोग उन्हें कमज़ोर समझेंगे और वह किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं दिखना चाहते। यह सुनकर क्रेवन को बहुत गुस्सा आता है और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर वह सीधा कलिप्सो से मिलता है जो उसे उन गुंडों के ठिकाने के बारे में जानकारी देती है। यह जानने के बाद क्रेवन बिना समय गवाए उन गुंडों के अड्डे पर पहुंचता है। वहां वह सभी गुंडों को बुरी तरह से मारता है और उनके लीडर से पूछता है कि उसके भाई डिमिट्री को कहां ले जाया गया है। गुंडों का लीडर क्रेवन को बताता है कि उन्होंने सच में डिमिट्री को किडनैप किया था, लेकिन उसके बाद उसे राइनो को सौंप दिया क्योंकि राइनो ने उनसे यह काम करवाया था। जैसे ही क्रेवन यह बात जानता है, तभी राइनो के कुछ आदमी दूर से सब कुछ देख रहे होते हैं। वे तुरंत अपने बॉस राइनो को खबर देते हैं और राइनो के आदेश पर वे उस ठिकाने पर मिसाइल से हमला कर देते हैं ताकि वहां मौजूद सभी लोग इंक्लूडिंग क्रेवन मारे जाएं। क्रेवन किसी तरह उस मिसाइल हमले से बच जाता है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई डिमिट्री इस समय राइनो के कब्जे में होता है। वहीं राइनो डिमिट्री से कहता है कि वह क्रेवन को फ़ोन करके यहाँ बुलाए। मजबूरी में डिमिट्री क्रेवन को फ़ोन करता है और उससे खुद को बचाने के लिए कहता है। जैसे ही क्रेवन को यह पता चलता है, वह बिना देर किए राइनो द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे एक बड़ी चाल का सामना करना पड़ता है।
राइनो और फॉरेनर पहले से ही तैयार होते हैं और जैसे ही क्रेवन वहां पहुंचता है वे उसकी बॉडी में कई जहरीले इंजेक्शन लगा देते हैं। इस वजह से क्रेवन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और लड़ने में असमर्थ हो जाता है। फिर राइनो और फॉरेनर मिलकर क्रेवन को बुरी तरह घायल कर देते हैं। अब फॉरेनर क्रेवन को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक कलिप्सो वहां आ जाती है। वह बिना वक्त गवाए अपना तीर चलाती है जो सीधा फॉरेनर की आंख में जाकर लगता है। इस तीर के लगते ही फॉरेनर की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद कलिप्सो देखती है कि क्रेवन की हालत बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए वह अपनी नानी द्वारा बताया गया दूसरा नुस्खा निकालती है और क्रेवन को पिला देती है। जैसे ही क्रेवन यह दवा पीता है उसकी ताकत वापस आ जाती है और वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब ठीक होते ही क्रेवन तेजी से राइनो के पास जाता है ताकि वह अपने भाई डिमिट्री को बचा सके। इस दौरान राइनो एक कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जंगल के कई जंगली जानवर उसकी कार पर हमला कर देते हैं। इन जानवरों के हमले से राइनो की गाड़ी पलट जाती है और वह उसमें फंस जाता है। लेकिन तभी राइनो अपनी बॉडी से वह ट्यूब निकाल देता है, जिससे वह पूरी तरह राइनो में बदल जाता है और गाड़ी से बाहर आ जाता है। इसी समय क्रेवन भी वहां पहुंच जाता है और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। राइनो की ताकत बहुत ज्यादा होती है और शुरुआत में वह क्रेवन पर भारी पड़ता है। उसकी मजबूत बॉडी के कारण क्रेवन को उस पर हमला करने का कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन लड़ाई के दौरान क्रेवन ध्यान देता है कि राइनो की बॉडी में एक छोटा सा छेद है। यह वही छेद होता है जहां से वह ट्यूब अपनी बॉडी में डालकर खुद को इंसान से राइनो में बदलता था। इस बात को समझते ही क्रेवन तेजी से एक लोहे की रॉड सरिया उठाता है और उसे सीधे राइनो के उस छेद में घुसा देता है। जैसे ही यह सरिया राइनो के अंदर जाता है उसकी ताकत अचानक कम होने लगती है और वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। क्रेवन ने राइनो को जंगल के जंगली जानवरों के झुंड के सामने फेंक दिया, जहां वे उस पर टूट पड़े और उसे अधमरा कर दिया। अपनी आखिरी सांसों में राइनो ने क्रेवन को बताया कि उसके क्रेवन द हंटर होने की सच्चाई उसके पिता निकोलाई ने बताई थी। यह सुनकर क्रेवन अपने पिता से मिलने गया और उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। निकोलाई ने खुलासा किया कि राइनो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था और अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने क्रेवन और राइनो को दुश्मन बनाकर लड़वाया ताकि क्रेवन उसे मार सके। फिर निकोलाई ने क्रेवन को कहा कि अगर वह चाहे तो उसे मार सकता है, लेकिन क्रेवन ने उसे छोड़ दिया और वहां से जाने लगा। तभी जंगल से एक भालू निकला और निकोलाई पर हमला कर दिया। निकोलाई ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन पाया कि उसमें गोलियां नहीं थीं, क्योंकि क्रेवन पहले ही उन्हें निकाल चुका था। क्रेवन ने अपने पिता को मरते हुए देखा और चुपचाप वहां से चला गया। तो दोस्तों, क्रेवन ने सीधे अपने पिता को नहीं मारा, लेकिन उसने उन्हें भालू के हमले से मरने दिया। इस तरह क्रेवन ने उन सभी शिकारियों को खत्म कर दिया जो निर्दयता से जानवरों का शिकार करते थे। इसके बाद 1 साल बीत जाता है और जब फिर से डिमिट्री का जन्मदिन आता है तो क्रेवन उससे मिलने जाता है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि डिमिट्री ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया है और अब वह भी जानवरों का शिकार करवा रहा है। क्रेवन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डिमिट्री कई अलग अलग रूप बदलकर उसे चेतावनी देता है कि वह उससे दूर रहे। इसी समय क्रेवन को एहसास होता है कि उसका भाई अब कमीलियन बन चुका है और यह बदलाव उसी वैज्ञानिक ने किया है जिसने एलेक्सी को राइनो बनाया था। फिर डिमिट्री क्रेवन से कहता है कि उनके पिता ने उसके लिए कुछ सामान छोड़ा है और उसे घर जाकर देखना चाहिए। जब क्रेवन अपने घर पहुंचता है तो उसे अपने पिता का एक शिकारी जैकेट मिलता है जिसे उन्होंने मरने से पहले उसके लिए रखा था। क्रेवन अपने पिता के इस अंतिम उपहार को स्वीकार करता है, जैकेट पहनता है और पूरी तरह से क्रेवन द हंटर बन जाता है। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। राधे राधे।